सब्ट्रैक्ट करिए, उसको अपन डायरेक्ट भी फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। देखिए, कैलकुलेट 360 डिग्री बाय थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, इफ 360 बाय थीटा is even, then चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक प्लेस्ड हो या अनसिमेट्रिक, मीन्स एंगल बाइसेक्टर पे हो या फिर नहीं हो, 360 बाय थीटा इज इवन, देन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, नंबर ऑफ इमेजेस is equal to 360 by theta minus 1। अगर 360 by theta even आए, then object है सिमेट्रिक प्लेस्ड हो या अनसिमेट्रिक प्लेस्ड हो, आपके नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? 360 by theta minus 1। ठीक है, if object is placed unsymmetric or symmetric in an odd condition, then ऑड, अगर 360 बाई थीटा ऑड है, तो अगर सिमेट्रिक प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, और अगर अनसिमेट्रिक प्लेस्ड है then number of images (360 degree by theta)। ठीक है, लिख लीजिए, अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करना है। इफ 360 बाई थीटा इज fraction value, then greatest integer will use for AIEEE purpose only। देखिए, सिर्फ AIEEE के लिए 360 बाई थीटा की फ्रैक्शन वैल्यू के लिए आप 360 बाई थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज कर सकते हैं, बट फॉर IIT यूज सर्कल कॉन्सेप्ट जो अभी अपन ने पहले पढ़ा था। ठीक है,
देखिए हमें मिरर की कितनी मिनिमम लेंथ चाहिए टू सी हिज फुल इमेज। मान लीजिए कि मैंने मिरर रखा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है, मीन्स ये समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा अपनी इमेज देखना चाहता है पूरी की पूरी, ठीक है, जो कि कितने डिस्टेंस पर हो, मान लीजिए d डिस्टेंस पर है मिरर से, तो इसकी इमेज भी कहां पर बनेगी, d डिस्टेंस पीछे। अगर मैं हेड और आई को एक ही पॉइंट पे मान रहा हूं, तो देखिए पूरी इमेज देखने के लिए इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे रेज फर्स्ट इसकी आंखों से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, यहां से एक इसके लेग से जो रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर इसके पैरों से आती हुई नजर आनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो अगर इसकी हाइट h है, ये डिस्टेंस d है, ये भी d है, तो अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल यूज करूं तो देखिए कैसे, a b a डैश b डैश c c डैश और इसको मान लेते हैं p। तो ये टोटल हाइट जो pc है इज इक्वल टू h, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला एक ट्राइंगल यूज करूं, कौन सा, देखिए ट्राइंगल ए बी बी डैश सिमिलर है ट्राइंगल सी डैश पी बी डैश, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी अपॉन बी बी डैश इज इक्वल टू सी डैश पी अपॉन पी बी डैश, ठीक है। तो ए बी कितना है h, बी बी डैश कितना है 2d, सी डैश पी कितना है अपन को कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं x है, तो पी बी डैश कितना हो गया d, तो x की वैल्यू कितनी है h/2। तो सी सी डैश जो कि लेंथ है अपने मिरर की, जो अपन को मिनिमम लेंथ चाहिए, तो सी सी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू h/2। तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी पूरी इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ जो मिरर की चाहिए वो है अपनी हाइट की हाफ h/2, और उसकी पोजीशन भी कहाँ होनी चाहिए, ग्राउंड से h/2 ऊपर, ठीक है। देखिए मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट में देखिए क्या चेंज किया अपन ने कि जो आई लेवल है ई वो 20 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 80 सेंटीमीटर, मीन्स जो टोटल हाइट है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है 1 मीटर। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। देखिए सेम अगेन प्रोसेस कि अगर मैं इस डिस्टेंस को d मानूं
तो इमेज भी कहां पर बनी होगी, d डिस्टेंस पीछे, ठीक है। अगर d डिस्टेंस पीछे इमेज बनी है तो देखिए, अगर यहां पर आई लेवल है E और ये हेड है यहां पर H और यहां पे लेग है तो इसको मान लेते हैं L, तो ये हो गया अपना H डैश, ठीक है। ये हो गया अपना E डैश और ये हो गया अपना L डैश, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हेड को देखना है तो हेड से रे आती हुई नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो रे यहां से इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट होकर आंखों में गिरे और कहां से आती हुई नजर आनी चाहिए, हेड से। अगर लेग को देखना है तो रे लेग से निकलकर आंखों में गिरनी चाहिए, तो ये आंखों में गिरेगी तो कहां से आती हुई नजर, कहां से आनी चाहिए, लेग से। लेग से आई, रिफ्लेक्ट हुई, आंखों में गिरी, कहां से आती हुई नजर आ रही है, लेग से। तो ये जो लेंथ है अपनी, ये लेंथ अपनी मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर है। इससे कम हुई तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, नीचे से जो लेंथ है ये लेंथ हो गई अपनी पोजीशन, मतलब कितनी हाइट पे रखें। मालूम पड़ा कि आपने पास इतनी लेंथ का मिरर तो है, लेकिन अगर उस मिरर को मैंने ऊपर रख दिया तो क्या आप ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, अपनी इमेज को? नहीं। तो एक्चुअली पोजीशन भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है कि अपन अपनी कंप्लीटली इमेज देख पाए। मीन्स इतनी लेंथ का तो मिरर हो मिनिमम, लेकिन उसको रखा भी इतनी हाइट पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसको मैंने नीचे रख दिया तो मैं अपनी पूरी इमेज देख पाऊंगा, ठीक है। तो अब अपन को पोजीशन और ये हाइट ही कैलकुलेट करनी है, इसको अपन मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो एक बात देखिए, अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए इतनी सी डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है यहां पे जो मैंने मार्क करी है, इसको अपन मान लेते हैं L, इसको मान लिया अपन ने L, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट को माना अपन ने, कहीं P नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें और इसको मान लेते हैं P, Q, R और S। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखिए ट्राइंगल E H डैश E डैश E H डैश E डैश is similar to triangle E P and Q। दिखाई दे रहा है? ये एक पूरा ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, पहले इस ट्राइंगल का बेस अपॉन हाइट। तो बेस हो गया अपने पास, अगर ये D है तो ये भी कितना हो गया, D। तो बेस हो गया अपने पास 2D और हाइट कितनी हो गई इस ट्राइंगल की, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि H डैश E डैश 20 सेंटीमीटर है। तो सेकंड वाले ट्राइंगल में बेस D अपॉन हाइट होगी अपने पास L। तो ये D से D कैंसिल हुआ तो अपने पास L कितना निकल कर आया, 10 सेंटीमीटर। L आया 10 सेंटीमीटर। अब मुझे X कैलकुलेट करना है, तो देखिए X के लिए सिमिलरली वही कि ट्राइंगल E डैश L डैश is similar to triangle E Q R। तो देखिए E डैश L डैश में अगर मैं पहले रेशियो लिखूं तो देखिए डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं मैं, 80 सेंटीमीटर बेस E डैश L डैश अपॉन हाइट इज 2D इज इक्वल टू X अपॉन D, X अपॉन D। तो D कैंसिल हुआ तो X कितना निकल कर आया अपने पास, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 40 सेंटीमीटर निकल कर आया तो अपन को मिनिमम लेंथ जो चाहिए, मिनिमम लेंथ
ऑफ मिरर इज इक्वल टू कितना हुआ, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज इक्वल टू अपन ने यहां पर x को इतना माना है, ठीक है, तो इसको x लिख लीजिएगा। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज इक्वल टू L प्लस एक्स, तो L प्लस एक्स इज इक्वल टू L कितना है 10 और x कितना है, तो कितना हुआ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। L प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर मीन्स जो मेरे को मिनिमम लेंथ चाहिए मिरर की कि मैं अपनी पूरी इमेज देख पाऊं इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और अपनी टोटल हाइट कितनी है 1 मीटर, दैट मीन्स उसकी हाफ, पहले भी अपने हाफ ही आ रही थी, लेकिन देखिए पहले पोजीशन भी हाफ आ रही थी, लेकिन इस बार पोजीशन देखिए कितनी आ रही है, ऊपर अगर ये 10 है तो ऊपर 10 हो गया, तो पोजीशन कितनी आ रही है 40 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू पोजीशन हो गई अपनी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड, कि ग्राउंड से कितने सेंटीमीटर पे रखा जाना चाहिए 40 सेंटीमीटर। मतलब मैं एक कंक्लूजन क्या बोल सकता हूं कि जो मेरे को मिनिमम लेंथ चाहिए होती है मिरर की जो पूरी इमेज देखने के लिए, वो तो अपनी टोटल हाइट की हाफ होती है, और उसकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन होती है आई लेवल की हाफ। यहां से आई लेवल कितना था 80, तो अपने पोजीशन कितनी हो गई आई लेवल की हाफ, ठीक है। देखिए आज अपन देखते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे अपन ने प्लेन मिरर देखा था, स्फेरिकल मिरर मींस whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, अगर मैं इसको यहां से सिल्वर कर दूं और इस सिल्वर सेक्शन को कट करके बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक स्फेरिकल मिरर मींस whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। और अगर यही सरफेस प्लेन होती तो हम क्या बोलते हैं इसको, प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब एक बात देखिए, यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो स्फेरिकल मिरर्स के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको डिफाइन करना पड़ता है कि ये इस स्फेयर का पार्ट, अगर जो इस मिरर को मैं अगर देखूं जो मैंने कट करके साइड में लिया है स्फेरिकल मिरर, वो इस मिरर का पार्ट है जिसकी रेडियस r है, तो इस r को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि r क्या है, मैंने इस स्फेयर से इसको पार्ट को काटा है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे कि ये r क्या है, दिस r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मीन्स ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये हुआ इसका सेंटर C, तो इस सेंटर C को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का रेडियस जो है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर, एंड C जो सेंटर है उस स्फेरिकल मिरर का, वो C क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए अपन कितने टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स इसमें बना सकते हैं कि अगर मैं बात करूं आपसे कि स्फेरिकल मिरर, तो अगर मैंने उसकी बैक साइड को सिल्वर किया है तो एक स्फेरिकल मिरर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं। अगर मैंने उसकी आगे वाली सरफेस को सिल्वर किया है
तो जो स्फेरिकल मिरर बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो अपन ने क्या करा, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया स्फेरिकल मिरर को। देखिए, अगर मैं स्फेरिकल मिरर को ऐसे सिल्वर करूं, ठीक है, अगर मैं इनको कट करके ऐसे साइड में ले लूं तो देखिए ऐसे मिरर्स बनेंगे। ये कौन सी सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये दोनों सरफेस कैसी हो गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि इस साइड से देखने पर इसकी सरफेस कैसी नजर आती है? कॉनकेव। इस साइड से देखने पर इसकी सरफेस कैसी नजर आती है? कॉनकेव। तो अपन इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर हमने इनसाइड वाली सरफेस को सिल्वर किया, देखिए, तो कट करने पर कैसे मिरर बनेंगे? तो ये सरफेस कैसी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इधर क्या हुआ? तो इस टाइप को मिरर को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर बैक साइड की सरफेस सिल्वर्ड हो, मीन्स इधर से देखने पर ये कॉनकेव नजर आ रहा है, इधर से अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो ये कैसा नजर आ रहा है? कॉन्वेक्स। तो ठीक है, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड वन इज कॉनकेव। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं कॉनकेव मिरर के फ्रेम में इसको बात करूं, तो हमें ये क्या हो गया? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितनी हो गई अपने? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट सी क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, पोल। एक पॉइंट है पोल। पोल का मतलब है कि हमने क्या करा, एक पॉइंट डिसाइड किया मिरर के अंदर कि हम कहीं पे भी इस पॉइंट को ले सकते हैं। एक पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मेजर करना इजी हो। अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज इजी टू मेजर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ये वो पॉइंट है मिरर पे जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को मेजर करना इजी होता है। ठीक है, ये हुआ अपना पोल। अब देखिए, पोल को अपन अगर ओ से दिखाएं तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, पोल, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज इजी टू मेजर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस या फिर ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको याद होना चाहिए, क्योंकि पता है कि जब आपको डिस्टेंस वगैरह गिवन होगी या डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे और आंसर बताएंगे तो वो पोल से ही आप डिस्टेंस बताएंगे।
नाउ फोकस के बारे में स्टडी करते हैं। फोकस देखिए, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे जो पैरेलल इंसिडेंट हुई है किस पे? मिरर पे। किसके पैरेलल है? ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी पॉइंट से जा रही है, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन यहां पे ड्रॉ करूं तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन इस मिरर पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। और हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि जो रे अगर थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो कितने एंगल पे जाएगी? थीटा पे। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, हम इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ओ से, कि ये जो डिस्टेंस है ओ से लेकर इस पॉइंट एफ की, अगर मैं इसको एफ बोलूं तो, ठीक है, तो ये ओ एफ कितना है? तो अगर इसके बारे में अगर अपन पता करना चाहते हैं तो अपन ने क्या करा कि यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके ऊपर ड्रॉप कर दी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर को टच करने वाली लाइन, क्या ये रेडियस है आर? टोटल डिस्टेंस आर। अगर ये टोटल डिस्टेंस आर है तो देखिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना? थीटा। अब दोनों ट्राइंगल्स को देखिए ध्यान से, अगर इसकी ये एंगल, दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा, और अगर एक साइड सेम है तो इसके दोनों साइड भी सेम होंगी। तो अगर ये दो साइड सेम है तो इसका मतलब ये साइड कितनी हो गई? r/2, और ये साइड भी कितनी हो गई? r/2, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? CF, यहां से यहां तक की, C से लेकर F तक की, r/2 sec थीटा। ये CF कितना हो गया? r/2 sec थीटा। CF इज इक्वल टू r/2 sec थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलूं OC इज इक्वल टू R, देन OF इज इक्वल टू R माइनस r/2 sec थीटा। देखिए ये पूरी की पूरी OC डिस्टेंस कितनी है? R, तो ये OF कितनी हो जाएगी? R माइनस r/2 sec थीटा, ठीक है। तो OF की डिस्टेंस आई R माइनस r/2 sec थीटा। अब देखिए, अब अपन ने क्या करा, एक कंडीशन इस रेस के ऊपर लगाई, क्या? इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है बहुत ज्यादा, तो हम ये बोल सकते हैं कि sec थीटा टेंड्स टू 1। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि sec थीटा लगभग बराबर 1। तो OF की वैल्यू कितनी है? R माइनस r/2 sec थीटा 1 हो गया, तो कितना हुआ ये? r/2। अब एक बात देखिए, अगर जो रेज मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, अगर उन सबका ही एंगल sec थीटा बहुत कम है तो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अगर सबका ही एंगल बहुत कम है तो sec थीटा की वैल्यू सबके लिए कितनी हो गई? लगभग 1। तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो सारी की सारी रेज जिनके लिए एंगल कम है वो एक ही पॉइंट से जा रही है। कितने से? r/2 से। अगर मैं बोल रहा हूं सबके लिए थीटा कम है, अगर सबके लिए थीटा कम है तो इसका मतलब सबके लिए OF की वैल्यू कितनी आएगी? r/2। तो माना कि अलग अलग होगी हर के लिए, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे देखिए एंगल चेंज होता जाएगा। ये जो बनने वाला एंगल है देखिए कैसे, कि अगर मान लीजिए मैंने मिरर लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन, ये यहाँ पे जो एंगल बना रही है वो थीटा, अगर जो मेरे नीचे होगी उससे एंगल कितना होगा? अलग, और रे नीचे होगी तो उससे कितना एंगल होगा? और अलग। तो देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे एंगल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अगर एंगल बढ़ता जा रहा है तो मैं ये सबके लिए, हर रे के लिए ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि OF की वैल्यू सेम होगी। OF की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे। अगर वो थीटा पे डिपेंड कर रही है इसका मतलब है हर रे के लिए OF की वैल्यू क्या होगी? अलग। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करिए कि मैंने 3 रेज यहाँ पे कंसिडर करी, 1, 2 और 1 और 3, इन सबके लिए अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये
लगभग एक ही पॉइंट से जा रही होंगी। क्यों? क्योंकि सबके लिए वैल्यू कितनी आएगी OF की? लगभग r/2। ठीक है, तो हमने क्या करा, इफ थीटा इज स्मॉल, जिन रेस के लिए थीटा बहुत छोटा है उनके लिए sec थीटा की वैल्यू क्या होगी? लगभग 1। तो उन सबके लिए OF की वैल्यू क्या होगी? r/2। यानी वो रेस जिनके लिए थीटा बहुत कम होता है, वो सभी की सभी रेस एक ही पॉइंट से जाती हुई लगती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। लेकिन एक बात देखिए, वो सब एक ही पॉइंट से कब जाती हुई लगती है? जब थीटा क्या होता है? बहुत छोटा। इसका मतलब हम जब फोकस के बारे में बोल रहे हैं तो हम उन्हीं रेस को कंसीडर कर रहे हैं जिनके लिए थीटा बहुत छोटा होता है। और अगर जिनके लिए थीटा बहुत छोटा होता है, उन रेस को हम बोलते हैं पैरेक्शियल रेस। मींस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रेस वेयर थीटा इज स्मॉल, देन दिस रेस कॉल्ड एज पैरेक्शियल रेस। ठीक है, ये लिखिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं फोकस की डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? फोकस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ द रेज आर पैरेक्शियल, पैरेक्शियल मीन्स जिसके लिए एंगल क्या हो? बहुत छोटा। इफ द रेज आर पैरेक्शियल एंड पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस, if the rays are paraxial and parallel to optics, then they will meet or appears to meet after reflection, then they will meet or appears to meet after reflection. This point, then they will meet or appears to meet after reflection. Then this point is called as focus. If the rays are paraxial and parallel to optic axis, then they will meet or appears to meet after reflection. Then this point is called as focus. देखिए, अगर मैं कॉनकेव मिरर लूं तो उन्हीं रेस को कंसीडर कर रहा हूं जो जिनके लिए एंगल क्या है? बहुत कम। तो देखिए, जो भी रेस इंसिडेंट हो रही है, अगर ये सारी की सारी रेस पैरेक्शियल हैं, तो ये सब आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से जाएंगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक है, किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। तो कॉनकेव मिरर में तो रेस असलियत में फोकस से गुजरती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं क्या, किसके बारे में? कॉन्वेक्स के बारे में। तो देखिए, कॉन्वेक्स कैसा होगा? कॉन्वेक्स के लिए फोकस हो गया, इंसिडेंट रेस पैरेलल है और हमने इनको क्या माना है? पैरेक्शियल।
आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है उस पॉइंट को हमने क्या बोला, फोकस। तो देखिए, दे विल मीट कॉन्केव मिरर और अपीयर्स टू मीट कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अपन ने दोनों की डेफिनेशंस को इंक्लूड करते हुए फोकस को बोला, इफ द रेज आर पैरेलल एंड पैरेक्शियल देन द पॉइंट वेयर दे विल मीट और अपीयर्स टू मीट देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर के लिए रियल में आपको रेज मिलती हुई दिखाई देंगी, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे ये रेज इस पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। देखिए, अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा और पैरेक्शियल रेस के बारे में, देखें कि और किस तरह से पैरेक्शियल रेस को डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, पैरेक्शियल रेस फॉर विच थीटा इज स्मॉल, जिनके लिए थीटा क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, स्मॉल। थीटा इज स्मॉल का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, ठीक है। अब देखिए, अपन एक टर्म डिफाइन करते हैं मिरर में, रेडियस ऑफ अपर्चर। देखिए, ऐसे समझिए कि ये मिरर है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये कॉन्केव मिरर जब आप देखेंगे तो ये यहां पर एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। जब आप किसी स्फेयर से यहां से इसको कट कर लीजिए, इसको कट करने वाले इस सेक्शन को निकाल दीजिए। तो जब आप इस सेक्शन को निकाल देंगे तो आपको देखिए, इस सेक्शन को अपन ने पीछे सिल्वर किया तो क्या बन गया, मिरर। तो ये जो सेक्शन है, जो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, यहाँ पे जो ये सर्कल बन रहा है, इस सर्कल के रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, ठीक है। अब ये जो रेडियस ऑफ अपर्चर होता है स्मॉल आर, अब एक बात देखिए, कौन सी रेस के लिए थीटा छोटा होता है, जो रेस ऑप्टिक एक्सिस के पास में होती है। जैसे जैसे आप ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक बात सोचिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मिरर का रेडियस ऑफ अपर्चर छोटा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें बड़े एंगल वाली रेस तो इंसिडेंट हो ही नहीं सकती। सोचिए, अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा मिरर लिया, एक मिरर लिया मैंने इतना सा, इसका रेडियस ऑफ अपर्चर क्या आएगा, बहुत छोटा। और इसका रेडियस ऑफ अपर्चर बहुत छोटा आएगा, इसका मतलब क्या है कि इस पे कितनी भी वाइड रेस में गिरा दूं, मिरर पे गिरने वाली रेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनाएगी, बहुत छोटे। तो इनडायरेक्टली कई बार पैरेक्शियल रेस को कैसे बोला जाता है कि मिरर विच वी आर यूज्ड हैविंग स्मॉल रेडियस ऑफ अपर्चर, मतलब स्मॉल रेडियस ऑफ अपर्चर बोल दिया, इसका मतलब क्या है, अपने आप ये सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है क्या, कि उसका जो रेस गिर रही है उसके ऊपर वो कैसी है, पैरेक्शियल, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा बोल दिया तब तो आप समझ ही जाएंगे कि रेस कैसी है, पैरेक्शियल। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि मिरर का रेडियस ऑफ अपर्चर भी छोटा है, इसका मतलब क्या है कि बड़े एंगल वाली रेस उस पर गिर नहीं सकती, और अगर बड़े एंगल वाली रेस नहीं गिर रही तो छोटे एंगल वाली रेस को हम क्या बोलते हैं, पैरेक्शियल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अपर्चर, इसको एक टर्म तो ये हो गई कि क्या, फॉर विच थीटा इज स्मॉल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल। सेकेंड टर्म कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मिरर हैविंग स्मॉल रेडियस ऑफ अपर्चर, जिस मिरर का रेडियस ऑफ अपर्चर छोटा है उसमें जो रेस गिरेंगी वो रेस कैसी होंगी, पैरेक्शियल, ठीक है। एक टर्म और क्या, कि जो रेस ऑप्टिक एक्सिस के पास में होती है, देखिए कैसे, जो रे ऑप्टिक एक्सिस के पास में है
वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल छोटा बनाती है, जबकि जो रे ऊपर इंसिडेंट होती है थोड़ी दूर ऑप्टिक एक्सिस के, वो एंगल क्या बनाती है? मान लीजिए इसको मानते हैं θ1 और इस एंगल को मानते हैं θ2, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो मतलब जो रेज ऑप्टिक एक्सिस से दूर गिरती है, दूर, वो रेज कैसी एंगल बनाती है? बड़े एंगल बनाती है। तो उनको हम पैरेक्शियल नहीं बोल सकते। हम कौन सी रेज को पैरेक्शियल बोल रहे हैं? जो ऑप्टिक एक्सिस के पास में, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। तो एक और टर्म क्या बोल सकते हैं अपन थर्ड? रेज which are nearer to optic axis। कौन सी रेज पैरेक्शियल होंगी? जो ऑप्टिक एक्सिस के नियर होंगी, जो पास में होंगी ऑप्टिक एक्सिस के। तो पैरेक्शियल रेज को देने के तीन तरीके। क्या? अगर वो आपसे क्लियरली बोल दे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल, तो आप अपने आप समझ जाएंगे रेज पैरेक्शियल है। लेकिन अगर वो बोल रहा है रेडियस ऑफ अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, तो अल्टीमेटली क्या बताना चाह रहा है कि रेज कैसी होंगी? पैरेक्शियल। अगर बोले कि रेज विच आर इंसिडेंट नियरर टू ऑप्टिकल एक्सिस, तो अपने आप समझने वाली बात है कि रेज कैसी है? पैरेक्शियल। मीन तो पैरेक्शियल रेज को आपको इन तीन तरीकों में से कोई भी एक तरीका यूज करके आपको बता सकता है कि रेज कैसी है? पैरेक्शियल। फोकल प्लेन, फोकस क्या होता है? इफ द रेज आर पैरेलल एंड पैरेक्शियल, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस, देन द पॉइंट वेयर दे विल मीट और अपीयर्स टू मीट इज नॉन एज फोकस। ठीक है, अब अपन डिफाइन कर रहे हैं फोकल प्लेन। देखिए, रेज पैरेलल हो लेकिन ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल नहीं हो, पैरेलल हो, पैरेक्शियल हो, लेकिन पैरेलल किसके? अपने आप में पैरेलल हो। मीन्स जैसे सपोज करिए कि ये रेज यहां पे इंसिडेंट हुई, ये रेज जो यहां पे इंसिडेंट हो रही है, ये पैरेलल तो है, लेकिन ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, देखिए ये सब रेज पैरेलल हैं, लेकिन ये पैरेलल ऑप्टिक एक्सिस के नहीं है। तो ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट से पास होने वाला वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट से पास होने वाला और फोकस से गुजरने वाला जो प्लेन होता है, ऐसे इज नोन एज फोकल प्लेन। ठीक है, फोकस से गुजरने वाला ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, उस पॉइंट को लेने वाला, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। ठीक है, अब अगर इस हाइट को मैं h मानू, इस पॉइंट को क्या मानू? h, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा मानू, तो देखिए यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रेज है, ये एंगल भी कितना एंगल बना रही होगी? अल्फा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? अल्फा। तो अगर यहां से देखा जाए तो tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? देखिए ये P होल और ये फोकस F, तो tan अल्फा इज इक्वल टू H बाय FP, और FP की वैल्यू कितनी है? फोकस के बराबर, दैट मीन्स H बाय F। ठीक है, तो हम अगर अल्फा बहुत छोटा है तो हम tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा फॉर स्मॉल एंगल
तो अल्फा इज इक्वल टू एच बाय एफ, ठीक है। तो एच कितना हो गया, एफ एल्फा। क्लियर है बात, ठीक है। स्टैंडर्ड रेज, हम वो रेज बना रहे हैं जिनको हम इमेज बनाने में यूज करेंगे। देखिए, ऐसे तो ऑब्जेक्ट से चलने वाली करोड़ों रेज सब मिलकर क्या बनाती है, इमेज। लेकिन हर अपन कुछ स्टैंडर्ड रेज ही होती हैं जिनको यूज करते हैं इमेज बनाने में। देखिए वो कौन कौन सी रेज हैं। अगर मैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में बात करूं तो देखिए, कॉनकेव मिरर फोकस कितना आया था अपने, r/2, ठीक है, क्योंकि अगर r माइनस r/2 सेक थीटा था, ओ एफ थीटा को बहुत छोटा माना था, तो सेक थीटा क्या हो गया था 1, तो फोकस कितना आया था, r/2, ठीक है। तो देखिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर r, तो फोकस कितना, r/2, जस्ट हाफ, ठीक है। तो देखिए जो रे फोकस पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। एक रे तो ये हो गई स्टैंडर्ड। सेकंड रे कि अगर कोई रे पोल पे गिरे थीटा एंगल बना के, तो वैसे के वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, कितना एंगल बना के, थीटा। सेकंड स्टैंडर्ड रे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। थर्ड रे कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी वो बिना डेविएट हुए वैसे के वैसे लौट आएगी। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे मिरर पे कैसे गिरेगी, परपेंडिकुलर। क्या एंगल 0 है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टैंडर्ड रे। फोर्थ कि अगर कोई रे फोकस से क्रॉस हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। दैट इज फोर्थ स्टैंडर्ड रे फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हम इन्हीं स्टैंडर्ड रेस को यूज करेंगे फॉर मेकिंग इमेज। नाउ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर। अब कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या, जो रेस पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आती हुई नजर आएगी, फोकस से, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे, और एफ की वैल्यू कितनी है, r/2। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो आफ्टर इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होकर वापस वैसे लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रे कैसी है, परपेंडिकुलर टू द मिरर,
अगर ये परपेंडिकुलर टू द मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कौन सी रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी मिरर पे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होकर आएगी या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी स्फेरिकल बॉडीज पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, रेडियल डायरेक्शन वाली। ठीक है, एक पोल पे गिरने वाली रे एज इट इज रिफ्लेक्ट होकर थीटा एंगल, तो अपनी स्टैंडर्ड रेज कितनी हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर कोई रे फोकस की तरफ जाती हुई नजर आएगी, देखिए ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल, दैट इज फोर्थ स्टैंडर्ड रे। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम u, v और f के बीच में अपन रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। u, v और f का मतलब कि u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, अपन ने क्या करा है, कॉनकेव मिरर लिया। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला अपन बना रहे हैं जो कि जनरल फॉर्मूला होगा किसी भी मिरर के लिए। ठीक है, मान लीजिए अपन ने क्या मार्क करा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रह गई, आफ्टर इंसिडेंट इस पॉइंट पर इमेज बना ली। ठीक है, अगर वो यहां पर इंसिडेंट हुई है तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगी लाइन वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्योंकि अपन जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि इंसिडेंट एंगल अगर आई है और रिफ्लेक्टेड एंगल अगर आर है तो दोनों इक्वल होते हैं। तब हमने क्या करा कि यहाँ पर एक एंगल माना अल्फा, यहाँ पे एक एंगल माना बीटा और यहाँ पर एक एंगल माना गामा। ठीक है, O इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, ये क्या है अपना पोल, तो O क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स U फ्रॉम पोल। I is the distance of image from pole and this point is center of curvature, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दिस इज इक्वल टू R। ठीक है, अब हम ये रिलेशन निकालना चाहते हैं किसके बीच में, U, V और F के बीच में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको इस पॉइंट को नाम दूं, अपन का ये हो गया P और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपन ने, ये हो गया M। ठीक है, इफ अल्फा, बीटा एंड गामा इज वेरी स्मॉल देन, देखिए अगर अल्फा, बीटा, गामा कभी स्मॉल होंगे जब ये पॉइंट पोल के बहुत पास में होगा। अगर ये पॉइंट पोल के बहुत पास में होगा तो एक बात देखिए, ये जो डिस्टेंस है, देखिए इसको नाम दे देते हैं अपन, इसको अगर नाम दे दें Q तो इसको नाम दे देते हैं अपन P, तो PM की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, बहुत कम।
मतलब एक तरह से अपन ये मान सकते हैं कि m और p एक ही पॉइंट पर है। अगर अल्फा बीटा गामा अगर बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट Q है ये बहुत पास में है पोल के। अगर ये पॉइंट बहुत पास में है पोल के, तो अपन ये मान सकते हैं कि m और ये पोल वाला जो पॉइंट P है ये लगभग एक ही है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है कि P और M एक ही पॉइंट होंगे, दोनों लगभग एक ही पॉइंट कब होंगे? जब अल्फा बीटा गामा क्या होगा? बहुत छोटा। तो अपन ने कंडीशन क्या ले ली? अल्फा बीटा गामा एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। और ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी कि अल्फा बीटा गामा थीटा बहुत छोटे हों? जब रेस कैसी होंगी? पोल के बहुत पास में गिरे। और रे पोल के पास में कब गिरती है? जब अपन कौन सी रेस कंसिडर करते हैं? पैरेक्शियल रेस। दैट मीन्स रेस शुड बी कैसी होनी चाहिए? पैरेक्शियल। ठीक है, अब देखिए अगर अपन देखें तो देखिए ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है QOM, इसमें अगर अपन देखें तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, एंड बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा। ये हो गई अपनी इक्वेशन 1, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो ये हो गया अपने पास अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा। क्या इक्वेशन समझ में आई है? अपन ने क्या करा? अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा एंड बीटा प्लस थीटा इक्वल टू गामा। एक्सटीरियर एंगल्स किसके बराबर होते हैं? इंटीरियर एंगल के बराबर। फिर इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास क्या आया? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा। अब देखिए अगर मैं बोलूं क्या कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं अपन थर्ड। तो अगर मैं tan अल्फा लिखूं तो tan अल्फा लगभग बराबर किसके होगा? अल्फा के। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं तो tan अल्फा को लगभग किसके बराबर बोला जा सकता है? अल्फा के। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ? tan अल्फा क्या QM अपॉन OM, और OM की वैल्यू क्या मैं OP भी लिख सकता हूं क्योंकि P और M लगभग एक ही पॉइंट है। तो OP कितना है? U। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? tan अल्फा इज इक्वल टू QM अपॉन U, tan बीटा लगभग बराबर बीटा इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? QM अपॉन CM, QM अपॉन CM, और CM देखिए कितना है? CM। अगर CM और P दोनों एक ही पॉइंट है तो CP कितना हो जाएगा? R। और ये कितना हो गया? tan गामा, tan गामा लगभग बराबर गामा इज इक्वल टू कितना हुआ? QM अपॉन IM, और IP को क्या लिखा जा सकता है? V। तो QM अपॉन V। अगर मैं इन तीनों पुट अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन थर्ड, अगर मैं इन तीनों को इक्वेशन थर्ड में रख दूं तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई? QM अपॉन U प्लस बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई? QM अपॉन V। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी आई? 2QM अपॉन R। तो देखिए QM से QM कैंसिल, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 बाई U प्लस 1 बाई V इज इक्वल टू 2 बाई R, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 बाई U प्लस 1 बाई V इज इक्वल टू 1 अपॉन R बाई 2। और हमें पता है कि मिरर के लिए जो फोकस होता है वो R बाई 2 पे होता है फॉर पैरेक्शियल रेस। तो हमारे पास क्या आया? 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। क्या? 1 बाय V प्लस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। ठीक है,
देखिए हमारे मिरर फॉर्मूला कितना आया, वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय। ठीक है, यहाँ पर अपन ने कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है और अपन ने जनरल फॉर्मूला डेराइव किया है। माना कि अपन ने कॉन्केव मिरर को लेकर इसको डेराइव किया था, लेकिन अपन ने वी, यू और एफ को बिना साइन के पुट किया। इसका मतलब है कि ये कौन सा फॉर्मूला डेराइव हुआ है, अपने जनरल फॉर्मूला वन बाय वी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कि अपन ने क्या माना था, अल्फा बीटा गामा शुड बी वेरी स्मॉल। दैट मीन्स रेस कैसी होनी चाहिए, रेस शुड बी पैरेक्शियल। अगर ये पैरेक्शियल नहीं होंगी रेस तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको 3 वेरिएबल्स हैं u, v एंड f, उनमें से एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे, तो थर्ड वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जो भी 2 वेरिएबल्स गिवन हो तो इसका मतलब है कि हमें उसको किसके साथ रखना है, विद साइन। ठीक है, ताकि थर्ड भी अपने आप कैसे आएगा, विद साइन। तो u, v एंड f शुड पुट along with sign। साइन कन्वेंशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अपन कैसे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं मिरर के फॉर्मूले को यूज करते वक्त। जैसे सपोज करिए कि मैंने कॉन्केव मिरर बनाया, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो एक बात देखिए, इस ऑब्जेक्ट से सब तरफ रेज निकल रही है, लेकिन हमें कौन सी रेज कंसिडर करनी है, जो मिरर के ऊपर गिरे। क्योंकि अगर सपोज करिए जो रेज ऑब्जेक्ट से पीछे की तरफ जा रही होंगी उसका अपन से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रे कभी भी इमेज ड्रॉ करने में काम ही नहीं आएगी। अगर मैं मिरर से इमेज बनाना चाहता हूं तो एक बात देखिए, कौन सी रेज मेरे काम की है, जो मिरर पे गिर रही है। मिरर पे रेज गिरेंगी नहीं तो इमेज कैसे ड्रॉ होगी। तो अगर जो रेस पीछे जा रही है इसका मतलब है उससे अपन को कोई मतलब नहीं। अपन को कौन सी रेस से मतलब है, जो अपने काम की। दैट मीन्स तो अपन ने पता है साइन कन्वेंशन को एक नया तरीका दिया क्या, कि जिधर जाए अपने काम की रेस उधर लेना है पॉजिटिव। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर रेस गिर रही है तो कौन सी रेस अपने काम की है, जो पीछे जा रही है वो या जो आगे जा रही है। ऑब्वियसली बात है कि जो रेस मिरर के ऊपर गिर रही है वही अपने रेस कैसी है, काम की। मीन्स जिधर जाए काम की रेस उधर क्या लेना है अपन को, पॉजिटिव। मतलब मेरी रेस अगर जो काम की है वो अगर इधर जा रही है तो इधर मेरे को पॉजिटिव लेना है। दैट मीन्स अगर मैं इस पोल को कंसिडर करूं तो पोल के उस साइड पॉजिटिव एंड पोल की इस साइड नेगेटिव। तो पोल क्या होता है, हमारा एक ओरिजिन की तरह काम करता है। ठीक है, कि पोल के उस साइड क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेरे काम की रेस किधर जा रही है, उस साइड। तो उधर मुझे पॉजिटिव लेना है और इधर मुझे क्या लेना है, नेगेटिव। अब एक बात देखिए, ये कॉन्केव मिरर, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकस किस साइड होगा, इस साइड, कहीं भी हो सकता है फोकस। ठीक है, अगर मेरा फोकस इस साइड है तो पोल के उस साइड या इस साइड, पोल के इस साइड, तो मेरा फोकस क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जिधर मेरे काम की रेस जा रही है अगर फोकस उस साइड लाई करता तो मेरा फोकस भी कैसा होता, पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्ट है यू, पोल काम की रेस के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, अपोजिट। तो यू भी क्या हो गया मेरा, नेगेटिव। ठीक है, एक और एग्जांपल लें अपन कि अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि देखिए ये कॉन्केव मिरर, ये ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, अब मेरे पास वही रेस काम की है जो मिरर पे गिर रही है, ऐसे। ठीक है, तो मेरे इस साइड क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस साइड क्या हो गया, नेगेटिव। तो मेरा ये यू जो है, ये यू क्या हो गया, नेगेटिव। फोकस किस साइड लाई करेगा, इस साइड, तो फोकस क्या हो गया, नेगेटिव।
ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट यहां पर, रेस गिरी इधर ऐसे, ठीक है, क्योंकि मेरे तो यही रेस काम की है जो मिरर पे गिर रही है, तो मेरे इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हो गया, इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड लाई करेगा, इस साइड, ठीक है। अरे जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर किधर है, इस साइड, तो फोकस किधर होगा, इस साइड। फोकस काम की रेस जिधर जा रही है उस साइड, उधर क्या मानना है अपन को, पॉजिटिव, तो ओरिजिन के इधर, पोल के इधर, तो फोकस कैसा हो गया इसका, पॉजिटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिधर हमारे काम की रेस जा रही है उधर हमको क्या लेना है, पॉजिटिव, और अगर उधर पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, तो ओरिजिन के इस साइड अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है, दैट मीन्स मेरा फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं वापस यू के बारे में बात करूं तो यू क्या है, पोल के इस साइड, तो यू क्या हो गया अपना, नेगेटिव, ठीक है। और जैसे अपन इसको ऐसे भी और समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने किसी हाइट का ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और ये ओरिजिन, रेस गिर रही है इस पे ऐसे, तो जो काम की रेस इधर गिर रही है तो इधर क्या मानना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका फोकस क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि फोकस लाई कर रहा है ओरिजिन के इस साइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं यू, तो यू क्या हो गया, नेगेटिव। ये हो गया अपना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात देखिए, ओरिजिन के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट लाई करे या हाइट ओरिजिन के ऊपर हो, तो ओरिजिन के ऊपर लेना है पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे लेना है नेगेटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अपने साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए, assume pole as origin, second जिधर जाए काम की रेस उधर लेना है पॉजिटिव, ठीक है। जिधर जाए काम की रेस उधर क्या लेना है अपन को, पॉजिटिव। जो रेस अपने काम की है अगर वो जिधर जिस साइड जा रही है बस उधर क्या लेना है अपन को, पॉजिटिव। एंड थर्ड पॉइंट इज अबव ऑप्टिक एक्सिस is positive and below optic axis is negative. Next heading is transverse magnification. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, ठीक है, ताकि अपन ये बता पाए कि हाइट ऑफ इमेज कितने टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, कितने टाइम्स डिक्रीज हुई, कितने टाइम्स इंक्रीज हुई, ठीक है। मान लीजिए कि अपन ने एक ऑब्जेक्ट लिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेज जो पैरेलल जाएगी, देखिए स्टैंडर्ड रेज अपन ने पढ़ा था, जो रेज पैरेलल जाती है वो कहां से निकलती है, फोकस से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोकस, ठीक है। और जो रेज फोकस से क्रॉस होकर जाएगी
वो कहां से निकलेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। वो कहां से जा रही है? इस पॉइंट से। तो ये क्या हो गया अपना हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो एक बात देखिए, अगर मैं इस एंगल को देखिए, एक और कौन सी रेज अपन बना सकते हैं? जो रे यहां पोल पे गिरेगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? इस पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालना चाहता हूं तो एक रे देखिए, ये एंगल कितना हो गया? अल्फा। तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी है? जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो है अपनी u। ठीक है, और ये इमेज की डिस्टेंस कितनी है? v। अपन ने कौन कौन सी दो रेस कंसिडर करी है? वैसे अपन ने 3 रेस बनाई है, लेकिन अगर अपन देखें तो देखिए, जो रे पोल पे गिर रही है, पोल पे इंसिडेंट होने के बाद क्या इस पॉइंट से निकल रही है? क्योंकि यहां पर अपनी क्या बन रही है? इमेज। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल से, देखिए ये ऑब्जेक्ट O, ये इमेज I, और इसको मान लेते हैं, इसको पोल मान लेते हैं P। ठीक है, और इसको मान लेते हैं Q। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ट्राइंगल OQP, अगर OQP को देखें तो देखिए tan अल्फा क्या लिखा जा सकता है? tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन U। ठीक है, और ट्राइंगल IP और इसको मान लेते हैं R। तो IPR में अगर मैं बोलूं तो tan अल्फा क्या लिखा जा सकता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन V। तो अगर ये दोनों tan अल्फा बराबर हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन U इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन V। तो एक बात देखिए, इधर सुनिए कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना आया? V बाय U। लेकिन अभी अपन ने V और U को साइन के साथ पुट नहीं करा। अगर अपन देखें कि अगर कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर अपन को पता है कि ऑप्टिक एक्सिस के कैसे लेना है? पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रख दिया। V क्या है यहाँ पर? नेगेटिव। U क्या है यहाँ पर? नेगेटिव, क्योंकि हमारी काम की रेज उधर जा रही है, तो इस साइड अपन को क्या लेना है? नेगेटिव। तो V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। तो बताइए हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा? पॉजिटिव। V नेगेटिव, U नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आया? पॉजिटिव। जबकि हमारे आना क्या चाहिए था? नेगेटिव, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस के नीचे है ना। तो अपन ने क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए अपन एक माइनस लगा देते हैं यहाँ। दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। इसको अपन M से भी डिनोट करते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस V बाय U इज नोन एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस V बाय U। अब देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है मिरर का और कैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है अपन को। ठीक है, तो देखिए
हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे को v कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन को गिवन क्या क्या है, देखिए सबसे पहले गिवन क्या क्या है, u कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ये प्लस होगा या माइनस, ये होगा माइनस। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो हमें हमारे रेस कौन सी काम की है, जो इधर गिरेगी, तो ये हमारा इधर क्या हो गया पॉजिटिव और इधर क्या हो गया नेगेटिव। तो u की वैल्यू हो गई अपने पास -60 सेंटीमीटर। फोकस पॉजिटिव है नेगेटिव, फोकस क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड लाई करेगा, तो ये भी क्या हो गया अपने नेगेटिव। तो f इज ऑल्सो नेगेटिव यानी -20 सेंटीमीटर। तो देखिए मिरर फॉर्मूले से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू कितनी दे रखी है -60, तो साइन के साथ पुट करिए 1/v माइनस 1/60 इक्वल टू -1/20। सॉल्व करें तो v की वैल्यू कितनी आ रही है -1/20 प्लस 1/60, ये कितना हुआ 60 -3 प्लस 1, तो v की वैल्यू आ गई अपने पास -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आई अपने पास -30 सेंटीमीटर। अगर v -30 सेंटीमीटर आया तो देखिए हम जानते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू कितनी नेगेटिव कितनी -30, u की वैल्यू कितनी -60, साइन के साथ पुट कर रहे हैं देखिए, तो कितना हुआ ये 2। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये -1 बचेगा तो -1 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन वो किधर बन रही है ऑप्टिक एक्सिस के नीचे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑप्टिक एक्सिस की किधर बन रही है नीचे की तरफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार मिरर बदल देते हैं। कौन सा मिरर लिया है कॉन्वेक्स, ठीक है। अगेन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और डिस्टेंस दे रखी है ऑब्जेक्ट की अगेन 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेम, फाइंड आउट v and height of image। देखिए u कितना दे रखा है u 20 सेंटीमीटर, माइनस या प्लस -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, फोकस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, कितना +20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारी रेस हमने इधर क्या माना है पॉजिटिव, क्योंकि हमारी रेस जो इधर गिरेंगी वही हमारे काम की है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड लाई करेगा, तो इसका फोकस क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। मिरर फॉर्मूला देखें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v u कितना -20, f कितना +120, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव आई है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करूं तो अगेन वो फॉर्मूला -v/u, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है +2, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर है तो +2 रखेंगे, -v माइनस
V की वैल्यू कितनी है 10, U की वैल्यू कितनी है -20, तो ये कितना हुआ, ये हाइट ऑफ इमेज अपने पास आई, ये कैंसिल हुआ 2 और ये आया 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव। अगर 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव, इसका मतलब कैसे बन रही है, ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर, और कितनी हाइट है इमेज की 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब अपन नेक्स्ट